मॉर्निंग क्लास टेंथ गद्य खंड में हम आज आपको पढ़ा रहे हैं नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा ये लिखा है स्वयं प्रकाश ने। स्वयं प्रकाश नेताजी लेखक स्वयं प्रकाश। तो पहले हम इनका पढ़ते हैं लेखक परिचय, जीवन परिचय। ठीक, जीवन परिचय पहले पढ़ते हैं। तो कहते हैं स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर में हुआ था। 1900 जन्म, यहाँ पर लिखेंगे जन्म सन 1947 इंदौर। ठीक, 1947 इंदौर जन्म हुआ था। 1947 इंदौर में इनका जन्म हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में ये नौकरी करने लगे। ठीक है, मतलब स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर के मध्य प्रदेश में, इंदौर मतलब जो मध्य प्रदेश में है उसमें हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद एक ये औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से इन्होंने नौकरी से सेवानिवृत्ति मतलब उनकी अपनी इच्छा से इन्होंने नौकरी छोड़ दी, अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दिया। तो कहते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद ये भोपाल में रहते हैं। इस समय वे वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। ठीक है, आज वो मतलब जीवित हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद ये औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। स्वैच्छिक अपने इच्छा के द्वारा इन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद ये भोपाल में रहते हैं। इस समय वे वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वयं प्रकाश ने, याद रखिएगा। स्वयं प्रकाश 8वें दशक के कहानीकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके अब तक के 13 कहानी संग्रह जो हैं प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके प्रमुख संग्रह क्या है? पहले निकलता है सूरज कब निकलेगा। देखिए इनकी रचनाओं में लिखेंगे सूरज कब निकलेगा। सूरज कब निकलेगा। सेकंड में लिखेंगे आएंगे अच्छे दिन भी, लिखेंगे आएंगे अच्छे दिन भी। ठीक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 3 में आदमी जात का आदमी, नंबर 3 में लिखेंगे आदमी जात का आदमी। और नंबर 4 नंबर में आता है संघान। पहले इनकी सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, और आता है संघान। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इनका पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश जी एक मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के ये कुशल चितेरे हैं। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का स्वर उभरा है। जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध इनका स्वर जो है मुखरित हुआ है, मतलब इनका स्वर मुखरित हुआ है। रोचक किस्सा गोई में लिखी हुई इनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो लेखक का परिचय कहते हैं स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद में ये एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद में आजकल ये भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। पत्रिका कौन सी आएगी इसमें?
पत्रिका आएगी वसुधा। ठीक, और ये वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी जो रचनाएं थी, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, और आता है संधान। ठीक है, तो कहते हैं कि ये मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। इनकी कहानियों में शोषण के विरुद्ध इन्होंने बहुत आवाज उठाई है, और जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के प्रति इनका स्वर मुखरित हुआ है। मतलब कहते हैं जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव होता है उसके प्रति इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। रोचक कहानियों में लिखी गई किस्सा गोई की, मतलब रोचक भाषा में लिखी गई इनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो सबसे पहले आप गंधखंड में लिखेंगे नेताजी का चश्मा। लेखक हैं इसके स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। पहले आप उनका जीवन परिचय लिखेंगे, फिर बाद में उनकी रचनाएं लिखेंगे, और पत्रिका का लिखेंगे, वसुधा पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। बस उनको इस प्रकार से आप पहले मतलब स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद में इनका ये लेसन लिखिएगा। नेताजी का चश्मा। नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे? सुभाष चंद्र बोस चश्मा लगाया करते थे, चश्मा लगाते थे ना। तो कहते हैं प्रस्तुत जो कहानी है नेताजी का चश्मा के माध्यम से लेखक ने देशभक्ति प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीकों के योगदान देने का उल्लेख किया है। छोटे छोटे कार्य भी देशभक्ति का परिचय दिया करते हैं। यदि उन कार्यों को करने के पीछे हमारी यदि अच्छी भावना मौजूद है तो ये कहानी हमें ये बताती है कि हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, अपने अपने ढंग से अपना योगदान दे रहा है। और हम ऐसे गुमनाम लोगों के बारे में जान भी नहीं पाते, जो लोग मतलब अपना अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वृद्ध हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। तो ऐसे ही कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। तो देखिएगा, प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा लेखक ने देशभक्ति प्रदर्शित करने वाले भिन्न तरीके से, मतलब जिन्होंने देशभक्ति प्रदर्शित की है, जिन्होंने हर तरीके से उसका योगदान दिया है, उसका उल्लेख किया है। कहते हैं छोटे छोटे कार्य भी जो देशभक्ति का परिचय दे देते हैं, और यदि उन कार्यों के पीछे देशभक्ति का परिचय देते हैं, यदि उन कार्यों करने के पीछे हमारे अंदर कोई देशभक्ति की भावना मौजूद है, कोई अच्छी भावना हमारे अंदर जागृत हो रही है, तो क्या हो, तो बच्चा हो या बूढ़ा, है ना, बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, अपने अपने ढंग से अपना योगदान देशभक्ति के लिए अपना योगदान दे रहा है। ऐसे ही कई इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो मतलब गुमनाम हैं, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं कि वो मतलब कौन है। तो देखिएगा, लिखा है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा एक कहानी है, आप देखिएगा उसको। लिखा है, अपनी कंपनी के सिलसिले में हालदार साहब पर हर 15वें दिन उस कस्बे से होकर के जाते थे। उस कस्बे में एक नगर पालिका भी थी, लड़के लड़कियों के स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, और ऊपर ओपन एयर सिनेमा घर, और वहाँ पर एक बाजार भी था। नगर पालिका सड़कें पक्की कराने, पेशाब घर बनवाने, कबूतरों की छतरी बनवाने, कवि सम्मेलन कराने आदि का काम करती थी। नगर पालिका क्या काम करती थी? सड़कें बनवाती थी, पेशाब घर बनवाती थी, मतलब टॉयलेट बनवाती थी, कबूतरों के ऊपर छतरी लगवाने का, और कवि सम्मेलन कराने का आदि का काम किया करती थी। ठीक है, नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ के बाजार के मुख्य चौराहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति, चौराहे पर उन्होंने एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। ठीक, ऐसा लगता है कि नगर पालिका को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ही नहीं होगी। क्यों?
जानकारी नहीं होगी या फिर अच्छी मूर्ति की कीमत उनके बजट अनुमान में अधिक होने के कारण बोर्ड का काफ़ी समय तो पत्राचार कराने में ही बीत गया होगा। जब बोर्ड भंग करने का समय आया होगा तो तब कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही मूर्ति बनाने का काम दिया गया होगा, जिससे कि महीने भर में मूर्ति तैयार कर दी जाए। ठीक है। कहते हैं अपने कंपनी के सिलसिले में हालदार साहब जो थे हर 15वें दिन कस्बे में जा कर के क्या करते थे, कस्बे में होकर के जाया करते थे। और उस कस्बे में एक नगर पालिका थी, लड़के लड़कियों का स्कूल था, एक छोटा सा सीमेंट का मतलब डाकघर भी था, मतलब कारखाना भी था, उसमें सिनेमा घर भी थे और बाजार थे। नगर पालिका जो थी सड़कें बनवाने का काम, टॉयलेट बनवाने का काम, कबूतरों की छतरी लगवाने का काम, और क्या करती थी, कवि सम्मेलन कराने के काम किया करती थी। नगर पालिका को किसी प्रशासनिक ने बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति लगवा दी। ऐसा लगता है कि नगर पालिका को देश के अच्छे मूर्तिकारों की कौन से अच्छे मूर्तिकार हैं उनको जानकारी ही नहीं थी। ठीक है। और उस मूर्ति की कीमत व उनके बजट अनुमान में अधिक अंतर होने के कारण बोर्ड का काफ़ी समय तो पत्राचार करने में ही बीत गया। लास्ट में क्या किया, एक ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया गया, जिससे कि और उनसे कहा गया कि ये जो मूर्ति है 1 महीने भर में ही बन जानी चाहिए। मूर्ति जो थी 1 महीने में ही बन जानी चाहिए। किसकी मूर्ति? सुभाष चंद्र बोस की। तो लगभग 2 फुट ऊंची वह संगमरमर की मूर्ति थी। वह लगभग 2 फुट ऊंची थी। वह संगमरमर की मूर्ति थी। वह सुंदर मूर्ति थी। फौजी वर्दी में नेताजी कुछ मासूम और कमसिन से लग रहे थे, मतलब बहुत छोटे से दिखाई दे रहे थे। मूर्ति को देखने पर केवल एक चीज़ खटकती थी, एक चीज़ उसमें नहीं थी। क्या? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी हमेशा चश्मा लगाए रहते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो नेताजी की उन्होंने मूर्ति बनाई उसमें क्या किया, उन्होंने उसमें चश्मा नहीं लगाया। तो चश्मा का मतलब यही बात खटक रही थी कि उनकी आंखों पर चश्मे का न होना। संगमरमर का चश्मा न होने के कारण उसकी जगह एक सामान्य और असली चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना रखा था। समझ आया? मतलब उन्होंने मूर्ति तो बनाई लेकिन उसमें क्या किया, उसमें उनको चश्मा नहीं पहनाया, और संगमरमर का चश्मा ना पहनाने के कारण उसकी जगह क्या किया उन्होंने, सामान्य और एक असली जो चश्मा हम लोगों का बाजार में मिलता है वही चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा दिया गया। उनकी आंखों पर मतलब उनको वही पहना दिया गया। और कस्बे वालों की देशभक्ति की भावना हालदार साहब को अच्छी लगी। मतलब कस्बे वालों ने उनको चश्मा पहना दिया तो हालदार जो साहब थे उनको ये भावना लोगों की अच्छी लगी कि इन्होंने नेताजी को चश्मा पहना दिया है। अच्छी बात है। मतलब ये देशभक्ति से प्रेम करते हैं, देशभक्त हैं। पहना दिया गया। दूसरी बार हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें पहले मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखाई दिया। समझाया? जैसे आजकल बूढ़े लोग लगा लेते हैं, गोल गोल चश्मा लगाते हैं, तो वो पहले वाला चश्मा, काला चश्मा ना लगा करके जब दूसरी बार हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वो वाला चश्मा ना लगा करके तार वाला गोल चश्मा उनके लगा दिया गया। चश्मा लगा हुआ दिखाई दिया। और फिर तीसरी बार नया चश्मा था। इस बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते पान खाते और उस मूर्ति को वो ध्यान से देख रहे थे। अगली बार हालदार साहब के मन में ऐसा कौतूहल बढ़ा जिसे वे दबा ना सके। तो उन्होंने पान वाले से इस बारे में पूछा। क्या पूछा? मतलब पान वाले से इस बारे में क्या पूछा? यही पूछा ना कि ये पहले तो काला चश्मा इनकी आंखों पर लगा हुआ था और दूसरी बार जब हम गुजरे तो इनके ऊपर तार वाला गोल चश्मा लगा हुआ था ना, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। वही चश्मा बदल देता है और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति आहत करती है।
मतलब बार बार आकर के चश्मे वाला है, उसका नाम है कैप्टन। वो बार बार आता है और नेताजी का चश्मा बदल जाता है। जब चश्मे को उतार दिया जाता है तो क्या होता है, उनको मतलब नेताजी की वह जो तस्वीर लगी हुई है बहुत दुख पहुंचाती है, बहुत दुख पहुंचाती है। इसलिए वो अपनी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से जो नेताजी की मूर्ति पर फिट बैठता है उसे आकर के वो लगा देता है। जब कोई वैसे ही फ्रेम का ग्राहक आता है तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम क्या करता है, ग्राहक को दे देता है, ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर क्या करता है, दूसरा फ्रेम लगा जाता है। मतलब एक फ्रेम लगाता है या जिसके ग्राहक को वही फ्रेम पसंद आता है तो उससे उसको उतार देता है और दूसरा लगा जाता है। जब दूसरे ग्राहक को वो पसंद आता है तो उसको उतारता है तो तीसरा लगा देता है। तो इस प्रकार से मतलब उसका नाम है कैप्टन और वो चश्मे का और उसका चश्मे की दुकान है। तो दूसरा फ्रेम लगा देता है। मजा लेते हुए पान वाले ने जब बताया कि नेताजी का असली चश्मा तो मूर्तिकार बनाना ही भूल गया था, मूर्तिकार ने चश्मा बनाया ही नहीं, तो हालदार साहब अचंभित रह गए। मूर्ति के नीचे मूर्तिकार का नाम लिखा हुआ था जो किसी स्कूल का मास्टर था। कांच बनाने वाला प्रयास करके भी मूर्ति के लिए कांच का चश्मा ना बना सका होगा। कांच का चश्मा मतलब मूर्तिकार जो है बहुत कोशिश करने के बाद भी कांच का चश्मा नहीं बना सका। ये सुनकर वे चश्मे वाले कैप्टन की देशभक्ति की भावना के बागे नतमस्तक हो गए। फिर पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन ना तो नेताजी का मित्र था और ना ही आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। ना वो नेताजी का मित्र था और ना वो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। आज़ाद हिंद फौज किसने सेना संगठित की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सेना संगठित की थी ना, कि आज़ाद हिंद फौज, उसका नाम रखा गया था आज़ाद हिंद फौज, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज का सिपाही यह तो एक लंगड़ा और पागल सा आदमी है, वह तो एक लंगड़ा है और एक पागल सा आदमी है जो आकर के नीचे ही आकर के चश्मा उनका बदल देता है, क्योंकि बिना चश्मे के उसकी जो तस्वीर होती है वो उसको अच्छी नहीं लगती है। तो वह व्यक्ति कौन है, वह जो आकर के बदल जाता है वो एक मतलब पगला सा आदमी है, वही आकर के उसका उनका चश्मा बदल देता है। ठीक, लकड़ी की देखिए मतलब वही आकर के चश्मा बदल देता है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला व्यक्ति कौन था, देशभक्त था, परंतु कस्बे के लोग उसे पागल समझ करके उसकी हंसी उड़ाया करते थे। जो देशभक्त होता है, जो देश के प्रति भक्ति रखता है, उसके प्रति मरने और जीने के लिए, मरने के लिए, अपना त्याग देने के लिए वह प्रस्तुत हो जाता है। तो लोग उसे क्या कहते हैं, जब ज़्यादा किसी के साथ देशभक्ति करता है, प्यार करता है किसी से भी, तो लोग उसे क्या कहते हैं, लोग तो कहते हैं ये दीवाना है, प्रेम के प्रति दीवाना है, देशभक्ति का दीवाना है। तो जो दीवाना हो जाता है तो लोग उसे क्या कहते हैं, लोग उसे कहते हैं पागल, वे पागल हो गया है। तो कहते हैं यदि, परंतु कस्बे के लोग उसे पागल समझ करके उसकी हंसी उड़ाया करते थे। उसके बारे में लोगों के पास अधिक जानकारी थी नहीं, उसकी कोई दुकान भी नहीं थी। हालदार साहब को बहुत बुरा लगा जब पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया। वे उसके बारे में और जानकारी चाहते थे, परंतु समय की कमी के कारण वे ऐसा ना कर सके। इस प्रकार हालदार साहब को वहाँ से बार बार गुजरते हुए करीब 2 वर्ष बीत गए। मूर्ति पर हर बार चश्मे का नया फ्रेम होता था। वे हर बार मूर्ति की ओर जरूर देखा करते थे। मतलब कहते हैं गुजरते गुजरते उनको 2 साल बीत गए, 2 साल बीत गए और हर बार उन्होंने मूर्ति पर अलग ही प्रकार का चश्मा देखा, अलग प्रकार का चश्मा देखा। एक बार हालदार साहब जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। बाजार में उस दिन पान वाले की दुकान के साथ साथ अन्य दुकानें भी बंद थी। हालदार साहब को कुछ पता नहीं चल सका। फिर अगली बार भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना देख करके पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्होंने कहा कि कैप्टन मर गया है। वे बार बार सोचने लगे कि उस कौम का क्या होगा जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ बलिदान कर देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरने लगे तो उन्हें फिर ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। उन्होंने कहा कि मतलब वो जो कैप्टन जो था, मतलब इतना देशभक्त था, वो मर गया
तो वहाँ से मतलब उस कस्बे से वहाँ पर गुजरते हैं, तो वो सोचते हैं कि नेताजी की जो मूर्ति है इस कस्बे में ज़रूर ही लगवाई जाएगी, इस कस्बे में ज़रूर लगवाई जाएगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना ही भूल गया, और कैप्टन मर गया। जो मतलब चश्मा लगाता था वो कैप्टन मर गया है, और मास्टर साहब को चश्मा बनाना उनका लगाना याद ही नहीं रहा। लेकिन अपनी आदत से मजबूर उनकी निगाहें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ जाती थी। उनको आदत पड़ गई थी कि उनको मूर्ति की तरफ उनका जरूर देखते थे वो। उन तेज तेज कदमों से चलकर के वे मूर्ति की ओर लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन हालत में मतलब सावधानी की हालत में वो वहाँ जा करके खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा था। सरकंडा होता है, सरकंडे की जो डालियाँ डली होती है ना, उससे एक चश्मा बना हुआ था जो नेताजी की आंखों पर लगा हुआ था। जैसे कि बच्चे बना लिया करते हैं, तार सी बनी होती है पतली सी डंडी सी, उसके ऐसे चश्मा गोल घुमा करके लड़के लोग बना लेते हैं और आंखों में पहन लेते हैं। तो जैसे कि बच्चे बना लेते हैं, उसे देखकर भावुक हवलदार की आंखें भर आईं। तो कहते हैं नेताजी का चश्मा, आपको समझ में आ गया होगा कि नेताजी का चश्मा मीन्स क्या है। कि मतलब स्कूल का मास्टर, मतलब किसी के पास टाइम नहीं था कि स्कूल के मास्टर को बोल दिया गया कि आप चश्मा बनाइए, तो उसने क्या किया, मतलब 1 महीने के अंदर ही उसने मूर्ति बना करके वहाँ पर प्रतिस्थापित कर दी। लेकिन क्या हुआ कि वो नेताजी की आंखों के ऊपर वो चश्मा लगाना ही भूल गया। लेकिन एक वहाँ पर कैप्टन था जो आता था रोज ही एक आके चश्मा बदल जाया करता था। जब वो हालदार साहब वहाँ से गुजरते और देखते कि मतलब यहाँ का चश्मा बदल गया है, तो उन्होंने पान वाले से पूछते हैं। पान वाला कहता है एक कैप्टन है जो मतलब पगला सा है, दीवाना सा है, जो आता है जब कोई उससे ग्राहक जो आता है उसका मानकर तो वो उतार के दे देता है, दूसरा चढ़ा देता है। इस प्रकार से बदलते रहते हैं। एक बार अचानक वो आते हैं तो देखते हैं कि उसके चश्मा जो है नेताजी की आंखों पर नहीं है। तो पूछने पर पता चलता है कि मतलब जो कैप्टन जो था वो मर गया, कैप्टन मर गया। तो कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो देशभक्ति के ऊपर निछावर हो जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता भी नहीं चलता है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हाँ इनकी जो मूर्ति है भगवान मतलब सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है इस कस्बे में ज़रूर प्रतिष्ठापित की जाएगी, इस कस्बे में ज़रूर प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया है। लेकिन अपनी आदत से मजबूर उनकी निगाहें जो है बार बार चौराहे पर जा करके उनकी तरफ चली जाती थी, और वे मूर्ति की ओर लपके और ठीक सामने आकर उन्होंने मूर्ति एक लगवा दी, और बार बार आए तो उधर ही तरफ देखते थे। तो अचानक देखे और सुभाष की मूर्ति के आगे अटेंशन में जाकर के सावधानी की हालत में वो वहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर के ये देखते हैं कि उनकी आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ है, जैसे कि आजकल बच्चे खेल में बना लेते हैं। तो भावुक जो होता है हवलदार, उसने देख करके भावुक हवलदार साहब की आंखें भर आती हैं कि हमारे मतलब देशभक्त बच्चे जो हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मतलब देश के ऊपर बहुत निछावर होते हैं, देशभक्ति के लिए बहुत सेवा भी करते हैं देश की, लेकिन हमें उनका ज्ञान तक नहीं पड़ पाता, हमें उनका ज्ञान भी नहीं होता, और वो ऐसे ही मर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी का सारांश है नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहले आप नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, आप पहले इनका जीवन परिचय लिखेंगे, फिर उसके बाद में कहानी का सारांश लिखेंगे। नंबर 2 में पहला लिखेंगे जीवन परिचय, नंबर 2 में आएगा नेताजी का चश्मा, कहानी का सार, नेताजी का चश्मा, कहानी का नेताजी का चश्मा, कहानी का आप सारांश लिखेंगे। अब इसके बाद में नंबर 3 आता है, यहाँ पर लिखे जाएंगे प्रश्न और उत्तर। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं इनके प्रश्न और उत्तर आते हैं। देखिए लिखा है रोशनी ना होने, लिखेंगे
सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेना में भर्ती नहीं था, वो कोई सेना में भर्ती तो था नहीं, लेकिन लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे? बताइए आप, उसे कैप्टन क्यों कहते थे? तो कहते हैं चश्मे वाले के हृदय में देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बहुत सम्मान था। मतलब जो चश्मे वाला, जो चश्मा बदलता था आकर के, चश्मे वाले के हृदय में देशभक्तों के प्रति और सेनानियों के प्रति उसके हृदय में बहुत ही सम्मान था। वह सुभाष की मूर्ति बिना चश्मे के, मतलब सुभाष की जो मूर्ति थी बिना चश्मे के उसे बहुत अटपटी सी लगी, उसे मतलब बेकार सी लगने लगी। और उसने क्या किया, उस मूर्ति की आंखों पर उसने चश्मा लगा दिया। वह शरीर से बहुत कमज़ोर था, लेकिन वह शरीर से बहुत ही दुर्बल, मतलब बहुत दुर्बल था। लोग उसे मजाक में क्या कहते थे? उसे कैप्टन कहा करते थे। लोग मजाक में उसे कैप्टन कहा करते थे। समझ आया? मतलब सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो लिखेंगे चश्मे वाले के हृदय में देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव था। जब उसे सुभाष की मूर्ति बिना चश्मे की अटपटी लगी तो उसने क्या किया, मूर्ति की आंखों पर आकर के चश्मा लगा दिया। लोग उसे मजाक में क्या कहते थे? लोग उसे मजाक में कैप्टन कहा करते थे। ठीक, लोग उसे मजाक में कैप्टन कहते थे कि ये तो कैप्टन है, मतलब नेताजी की आंखों पर जिसने आकर के चश्मा लगा देता है, तो लोग मजाक में उसे कैप्टन कहते थे। ठीक, ओके बेटा जी, आपकी समझ में आ रहा है ना समझ में आएगा तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कह दिया। पहले चौराहे पर मतलब क्या कहा था? गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे गाड़ी रोकने के लिए पहले चौराहे पर मना किया और फिर बाद में उसे रोकने के लिए कह दिया। क्यों कहा? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? नंबर का में लिखा है पहले हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्योंकि हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन तो मर गया, अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा ही नहीं होगा। वे सोच रहे थे कि लोग कौम पर जान देने वालों पर भी हंसते हैं, ये सोचकर वे दुखी हो गए। लिखा है हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन तो मर गया है, अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा भी नहीं लग पाएगा। तो वे सोच रहे थे कि लोग कौम पर जान देने वालों के पर लोग जो अपने देश पर जान अपना बलिदान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, लोग ये मतलब बलिदान कर देते हैं, ये सोच करके वो क्या हो गया? वे सोच करके वो दुखी हो गए। अब नेक्स्ट लिखा है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो कहते हैं मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि लोगों के हृदय में अपने शहीदों के प्रति और सेनानियों के प्रति आज भी श्रद्धा का भाव है। मतलब सरकंडे का जो चश्मा लगा दिया बच्चों ने, सरकंडे का जो चश्मा आज भी हमें यह उम्मीद जगाता है कि लोगों के हृदय में आज भी शहीदों के प्रति, सेनानियों के प्रति आज भी उनमें श्रद्धा का भाव है। उनमें मतलब आज भी उनके अंदर श्रद्धा का भाव है। बड़ी वो मतलब श्रद्धा से उनके आगे नमन होते हैं, उनके आगे श्रद्धा, वे उन शहीदों के प्रति आज भी नमन है। ठीक, अब देखिएगा नंबर 3 में लिखा हुआ है हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? क्योंकि हालदार साहब ने सोचा होगा कि मूर्ति की आंखों पर अब सचमुच कोई चश्मा नहीं लगा सकते। सरकंडा एक आम मतलब क्या होता है? एक आम घास फूस होता है। घास फूस का होता है, डंडी उसमें से निकलती है, उसी का डंडियाँ बड़ी बड़ी घास फूस होती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं पत्तियाँ उसकी निकाल देते हैं और उसकी डंडी घुमा करके बना करके लड़के लोग सरकंडे का चश्मा बना लेते हैं। तो सरकंडा एक घास फूस होता है। क्या किसी के पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि वो एक अच्छा सा चश्मा लगा दे? समझाया? मतलब हालदार मतलब इसलिए ये सोच करके भावुक हो गए
हालदार साहब जो थे ये सोच करके भावुक हो गए कि मूर्ति की आंखों पर अब कोई चश्मा शायद लग नहीं पाएगा, लेकिन वो सरकंडा जो होता है एक घास फूस ही होता है। क्या क्या सोचते हैं, उसको चश्मे को देख करके वो सोचते हैं क्या यहाँ के लोगों के पास में क्या इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक अच्छा सा चश्मा लेकर के उनकी आंखों पर लगा दे, मतलब एक अच्छा सा चश्मा ला करके उन पर लगा दे। तो ये सोच करके हालदार साहब जो थे वो भावुक हो उठे। हालदार साहब जो थे इतना सोच करके वो हालदार साहब भावुक हो उठे। ठीक है, आप इनको आप एक पहले स्वयं प्रकाश का आप जीवन परिचय लिखेंगे, नेताजी की चश्मा कहानी का सारांश लिखेंगे, और बाद में उनके जो 2 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए हैं आप इनको नोट कर लेंगे। ठीक, और इसके बाद में बेटा जी नेक्स्ट डे। थैंक यू।